नमस्कार मित्रों, मैं मंजीत कुमार मौर्य अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड पीजीटी ज्योग्राफी का पेपर वर्ष 2018 में संपन्न हुआ था और यह आपके सामने स्क्रीन पर है और हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए थे और उनके उत्तर क्या होंगे। और उत्तराखंड से नई भर्ती भी 2020 आ चुकी है, प्रवक्ता की भी और टीजीटी की भी। तो प्रीवियस ईयर का पेपर हम देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था। तो इसमें हम पीजीटी ज्योग्राफी का पेपर देखते हैं उत्तराखंड का। ये परीक्षा हम आपको पुनः बता दें कि यह परीक्षा 2018 में संपन्न हुई थी। इसमें इसको हम देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, वर्तमान भूत की कुंजी है। यह कथन संबंधित है जेम्स हट्टन से। इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी के बाह्य अंतरतम की अधिकतम गहराई क्या है? तो ये 5150 किलोमीटर होती है। अगला है, ऊंचा घनत्व, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। उपयुक्त कथन का प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक प्राट महोदय हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल स्थल रूप है? तो इसमें मूल स्थल रूप जो है ज्वालामुखी शंकु होता है, साथ में अपशिष्ट पर्वत, मोनोडनाक तथा अपर्दनात्मक जलप्रपात, ये अपक्षय अपर्दन के द्वारा इनका निर्माण होता है। अगला जो प्रश्न है नंबर 5, निम्नलिखित पदों में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी से नहीं है? तो इसमें उत्प्लावकता का बल जो है इसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी से नहीं है। छठवां जो प्रश्न है, रासबी तरंगे संबंधित हैं ज्वार भाटा से, जेट स्ट्रीम से, नदी से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जेट स्ट्रीम से है, ये सही होगा। सातवां जो प्रश्न है, सर्क भू आकृति को विश्व के विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। देश तथा नाम से संबंधित गलत जोड़ा चुनिए। तो इसमें जो है स्कॉटलैंड ओल, ये वाला सही होगा। अगला जो प्रश्न है आठवां, इसमें प्राच्य जीवन का उषा काल किसे कहा जाता है? तो आर्कियोजोइक कल्प को प्राच्य जीवन का उषा काल कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई है। तो क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है और न्यूनतम ऊंचाई जो है ध्रुव पर होती है। तो इसमें हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, उज पंख क्या है? तो पंख जो है गहन सागरीय निक्षेप होता है, जो सागर के तली में जो निक्षेप होता है उसको हम पंख या उज बोलते हैं। 11वां जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक तापीय प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है? तो इसमें कालिक प्रतिलोमन जो है यह तापीय प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है। और 12वां जो प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से किसको तड़ित मेघ कहते हैं? तो कपासी वर्षा मेघ को तड़ित मेघ के नाम से भी जानते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा नंबर 13, इसमें हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका अल्बिडो अधिकतम है? तो इसमें पिघलता हिम जो है इसका अल्बिडो अधिकतम होता है, कच्चे बर्फ का हिम। अगला जो 14वां प्रश्न है, इसमें हिमकर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हिमकर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन वर्गरान ने किया। निम्नलिखित में से 15वां जो है, निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया वायुमंडल के उष्मन में से कम महत्व की है? तो संघनन की जो गुप्त उष्मा है यह वायुमंडल के उष्मन में सबसे कम महत्व रखती है। बाकी चालन, संवहन और विकिरण की जो प्रक्रिया है यह वायुमंडल को गर्म करने में अधिक महत्वपूर्ण है। तो 16वां जो प्रश्न है, वर्कनीज का सिद्धांत किसकी उत्पत्ति से संबंधित है? तो वर्कनीज का सिद्धांत जो है यह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से संबंधित है। 17वां जो प्रश्न है, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये प्रश्न इस साल यूजीसी नेट 2020 की परीक्षा में भी आया हुआ था। तो इसमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, इसके परसेंटेज लिखने थे कि कौन सा कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो इससे रिलेटिव क्वेश्चन आए थे यूजीसी नेट में इस साल। इसके बाद 18वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। 90 ईस्ट कटक स्थित है। यह 90 ईस्ट कटक जो है यह हिंद महासागर में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, सागर तट से समुद्र की ओर निकली चट्टान आकृति को क्या कहते हैं? तो इसको जो है जेट्टी कहते हैं, आयोग ने जेट्टी माना हुआ है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का एक नगर सुमेलित नहीं है?
तो नगर का प्रकार एक साइड दिया गया, दूसरे साइड में नगर दिया गया। तो घाटी नगर ए श्रीनगर, ए कश्मीर घाटी में। संगम नगर ऋषिकेश, तो ए नहीं होगा, संगम नगर ऋषिकेश नहीं है, चूँकि संगम नगर वो होगा कि ऐसा नगर जहाँ जो दो नदियाँ आकर के मिलती हों और फिर वहाँ पर कोई नगर बस जाए तो उसको हम संगम नगर कहते हैं। ऋषिकेश में नदी तो है लेकिन सिर्फ वहाँ गंगा नदी प्रवाहित होती है, किसी अन्य नदी से वहाँ पे संगम नहीं होता है, इसलिए यह संगम नगर नहीं है। द्वार नगर, रामनगर, कटक नगर, पौड़ी। तो इसमें करेक्ट हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा संगम नगर ऋषिकेश। 2014-15 में उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना प्रारंभ करने में किसने सहायता की? तो इसमें जापान ने सहायता की थी। रन ऑफ द रिवर तकनीकी क्या है? तो यह सुरंग द्वारा जल विद्युत हेतु जल लेकर और फिर नदी को बहने देना। तो ए रन फॉर द रिवर तकनीकी से रिलेटिव है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, मेघ वन पर्वतीय ढाल में पाए जाते हैं एंडीज में, एंडीज पर्वत। ये हमारा है दक्षिणी अमेरिका में। इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, ऊर्जा के स्रोत व स्तर पर आधारित नहीं है? तो यह मिश्रित पारिस्थितिकी तंत्र इसमें सही होगा। फिर है, निम्न में से कौन सा वृक्ष शीतोष्ण कोणधारी वनों में नहीं पाया जाता? तो इसमें ओक जो है यह शीतोष्ण कोणधारी वनों में नहीं पाया जाता। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस एक देश में दलदली भूमि तथा तटवर्ती निम्न भूमि को भरकर यानी सुखाकर भूमि का विस्तार किया जाता है? तो ये नीदरलैंड में किया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, नेट परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। किन भारतीय प्रदेशों में भूतापीय ऊर्जा की संभावना अधिकतम है? तो हमारे यहाँ जो है हिमाचल में मणिकर्ण नाम का जो स्थान है, यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो हिमालय और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है इसमें सत्य हो जाएगा। निम्न में से कौन हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट में नहीं है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ, साइलेंट वैली, अन्नामलाई पहाड़ी, ये सभी जो पश्चिमी घाट में है और सुंदरबन जो है पूर्वी घाट में है। अगला जो है, पृथ्वी दिवस की अवधारणा जैन मैक्कोनल ने किस वर्ष दी? तो ये जैन मैक्कोनल ने पृथ्वी दिवस की अवधारणा 1969 में दी थी। अगला जो प्रश्न है, हिमालय दिवस, एक नया प्रश्न है ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है। तो हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। अगला जो है, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं अनेक परीक्षाओं में। ये 1985 में की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय समस्याओं के लिए अधिक उत्तरदायी है? तो पर्यावरणीय समस्याओं के लिए जनसंख्या में भारी वृद्धि, ये भी उत्तरदायी है। उद्योगों का विकास, ये भी उत्तरदायी है। धरातलीय जल का अंधाधुंध दोहन, ये भी समस्या के लिए उत्तरदायी है। कृषि भूमि की उत्पादकता में कमी, ये भी उत्तरदायी। लेकिन अधिकतम उत्तरदायी पूछा तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ही सभी समस्याओं का कारण है। तो इसमें जनसंख्या की भारी वृद्धि सही होगा। फिर अगला जो प्रश्न है, निम्न में से एक प्राकृतिक आपदा भारत में सबसे अधिक प्रभाव डालती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव जो है या बाढ़ और सूखा डालती है। तो ये इसमें सही होगा। इसके बाद है, निम्नलिखित तटवर्ती नदियों में से किस एक का नदी का जल सबसे अधिक प्रदूषित हो चुका है? तो इसमें पेरियार नदी है, यह सबसे अधिक प्रदूषित हो चुकी है। फिर अगला है, कौन सा देश पूर्ण रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है? तो न्यूजीलैंड देश जो है पूर्णतः भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है। अगला जो प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है यह गतिशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। अगला जो प्रश्न है, इसमें ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो यह है मैकिंडर ने किया। मैकिंडर महोदय ने इसका प्रतिपादन किया। इसमें फिर हम अगला देखते हैं, सुमेलित करने के लिए दिया गया है पार्थिव एकता। हमारा जो है ए जाके मैच करेगा रेड जल से, और संभववाद जाके मैच करेगा हमारा ब्लास्ट से, नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर से, और संभाव्यतावाद OH के स्पेट से। तो इस तरह से हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला जो है, ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार पथ की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? तो केपलर महोदय ने दी थी। जियो पैसिफिक्स शब्द की का प्रयोग किसने किया? तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने जियो पैसिफिक्स शब्द का प्रयोग किया था। अगला जो है, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। जनसंख्या, भूगोल और सामाजिक भूगोल में कई समान आधार हैं, ये तो ठीक है, सही है। कारण इसका दिया गया है, सामाजिक भूगोल का मुख्य केंद्र सामाजिक संगठन है
और यह क्षेत्रवर्णनीय उपागम का अनुकरण नहीं करता। ए गलत है, चूंकि यह क्षेत्रवर्णनीय उपागम का अनुकरण करता है, इसलिए इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ए सही है और आर गलत है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, कौन सर्वप्रथम भूगोलवेत्ता था जिसने कहा था सर्वाधिक तापक्रम भूमध्य रेखीय पेटी में नहीं अपितु उष्णकटिबंध के गर्म मरुस्थल में मिलता है? तो ये वारेनियस महोदय ने कहा था। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और कूट का सही उत्तर दीजिए। तो इसमें जो है हमारा मैच करवाना है। तो जियोग्राफिया यूनिवर्सलिस ये जो हमारा मिलेगा मंस्टर से, और जो कॉस्मोग्राफिकस लिबर ये हमारा मिलेगा आपिन से, और पृथ्वी की परिधि का मापन इसको इरेटोस्थनीज ने किया था, और कास्मास ग्रंथ की रचना हमबोल्ट ने किया था। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भौगोलिक वातावरण पर प्रभाव 1911 ये पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? तो ये हमारी कुमारी सैंपल के द्वारा लिखी गई, ये अमेरिका की थी। अगला जो प्रश्न है, भूगोल में सोशियो इकोनॉमिक मॉडल नामक पुस्तक लिखी गई, तो ये चोरले एवं हैगेट के द्वारा लिखी गई। हृदय स्थल सिद्धांत व्याख्या करता है। हृदय स्थल सिद्धांत जो है यह भूमि शक्ति और समुद्र शक्ति के मध्य संघर्ष की व्याख्या करता है। इसमें भी ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है, अंतर प्रक्रिया परिकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो यस सी डार्ड इसके प्रतिपादक हैं। अगला जो है एक कूट दिया गया है, इसको सुमेलित करना है। तो इसमें विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के नाम दिए गए हैं और उनके कालक्रम दिए गए हैं, इनको मैच करवाना है। तो इसमें 1550 से 1622 ये कार्यकाल था क्लूवेरिनस का, और 1769 से 1859 एक कार्यकाल था हमबोल्ट का, और 1844 से 1904 तक एक कार्यकाल था रेडजल का, 1859 से 1941 तक एक कार्यकाल था हेटनर महोदय का। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भूगोल के अध्ययन में प्रतिमानों का उपयोग का विचार सर्वप्रथम देने वाला कौन था? तो थॉमस कुहन थे। इन्होंने सर्वप्रथम जो है प्रतिमानों का उपयोग करने का विचार दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जिम्मरमैन द्वारा प्रस्तुत संसाधन वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं किया गया? तो अपरिवर्धनीय इसमें सही ऑप्शन होगा। आर्थिक भूगोल के में चतुर्थक और पंचक उत्पादन की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जीन गार्टमैन ने प्रस्तुत की थी। इसमें जीन गार्टमैन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे डी ह्यूटलेसी द्वारा 1936 में विश्व के कृषि प्रदेशों के सीमांकन के आधार स्वरूप सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसमें भू स्वामित्व को सम्मिलित नहीं किया गया था, बाकी तीनों सम्मिलित थे। अगला जो क्वेश्चन, उस विद्वान का नाम बताइए जिसने आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं को प्रस्तुत किया? तो इसमें डब्ल्यू रोस्टो थे। ये नेट परीक्षा में भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला जो हमारा प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं। फिर सुमेलित करने के लिए आया है। इसमें पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पशुचारण अर्जेंटीना में होता है, यहाँ पे दुग्ध उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये तो मैच कर गया है। व्यापारिक दुग्ध उत्पादन नीदरलैंड में होता है, ये भी ठीक है। व्यापारिक बागाती कृषि मलेशिया में होती है, यहाँ रबड़ के बागान और चाय के बागान ये सब लगाए जाते हैं, तो ये भी ठीक है। भूमध्य सागरीय कृषि सूडान में, ये जो है गलत है। तो इसमें हमें कौन सुमेलित नहीं है बताना, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन उद्योगों के स्थान निर्धारण में न्यूनतम लागत के सिद्धांत का समर्थक था? तो अल्फ्रेड वेबर जो है ये न्यूनतम लागत सिद्धांत का समर्थक थे। अगला जो है, इसमें निम्नलिखित में से किसने अपने कृषि प्रादेशिकरण में 3 जीवंत और 2 मृत्यु प्रदेश को प्रस्तुत किया? तो ओ जोनासन थे, ये जीवन और मृत्यु के प्रदेश को इन्होंने प्रस्तुत किया था। यह नेट परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का अध्ययन का उपागम नहीं है? तो अंतर प्रादेशिक उपागम इसमें आर्थिक भूगोल में अध्ययन नहीं किया जाता। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन एक 5 समुद्रों का बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो रूस का हमारा है मास्को शहर, यह 5 समुद्रों को बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोस्फोरस रेल सुरंग जिसका उद्घाटन 29 अक्टूबर 2013 को हुआ, किस देश में? तो ये टर्की में है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक मूंगे का द्वीप है? तो हम जानते हमारा जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप समूह, यह मूंगे से बना हुआ है। वान थ्यूनन के कृषि मॉडल में कृषि अवस्थित सिद्धांत के कितने वलय हैं? तो इसमें 6 वलय हैं। और वान थ्यूनन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत से अनेक प्रश्न बनते हैं और यह सभी परीक्षाओं में
बारी बारी से पूछे जाते हैं। तो यह वान थ्यूनेन का कृषि मॉडल जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अगला जो पूछा गया है कि न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत पर आधारित है, तो इसमें वेबर सही होगा। वेबर का औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत, ये तीसरा वाला सही है। इसके बाद कूट दिया गया है कथन और तर्क, तो संसाधन की संकल्पना एक गत्यात्मक संकल्पना है, ये सही है। और इसका तर्क दिया गया है कि ज्ञान संसाधन की गत्यात्मकता बढ़ाता है, तो ए और बी दोनों सही, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें हम देखेंगे, इसमें भी कथन और कारक दिया गया है। जो व्यक्ति उष्णकटिबंधीय फसलों पर निर्भर रहते हैं कुपोषण से ग्रसित रहते हैं, ये बात तो सही है। उष्णकटिबंधीय फसलें कार्बोहाइड्रेट में धनी होती हैं, ये भी सही है। तो इसमें जो है ए और आर दोनों सही है, लेकिन यह आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल्स स्थित है, तो ब्रोकन हिल्स जो खान है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो ये इसमें हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। इरावदी नदी गिरती है, तो इरावदी नदी जो हमारा मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2030 में विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय अधिवासों में निवास करेगा, तो ये हमारा 60% होता है। निम्नलिखित में से कौन 2016 में विश्व का चौथा सबसे बड़ा नगर था, तो ये प्रश्न, इसका उत्तर जो है अभी मिला नहीं है, इसको देंगे बाद में, हम कमेंट में बता देंगे आप लोगों को। और निम्नलिखित में कौन 2016 में विश्व के 4 बृहत्तम नगरों की सही जनसंख्या अनुक्रम ह्रास क्रम में को प्रदर्शित करता है, तो इसमें सबसे बड़ा जो नगर है टोक्यो है, इसके बाद दिल्ली है, फिर शंघाई, चीन का शहर है शंघाई, इसके बाद फिर मुंबई। तो ये जो है सबसे बड़ा शहर टोक्यो जनसंख्या की दृष्टि से, फिर दिल्ली, फिर शंघाई, फिर मुंबई। इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसमें 2 सूची दी गई है, सुमेलित करना है। इसमें भूगोल की शाखा दिया गया है और उस शाखा से संबंधित विद्वान का नाम दिया गया है। तो जनसंख्या भूगोल से संबंधित जो हैं यम के प्रेमी हैं। भूमि उपयोग अध्ययन एम सफी ने किया है। अधिवास भूगोल से संबंधित हैं आर्यल सिंह, वाराणसी के हैं। राजनीतिक भूगोल से संबंधित हैं R.D. दीक्षित। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, नगर उपांत शब्द का प्रयोग प्रथम बार 1937 में किसने किया, तो टी लिन स्मिथ द्वारा किया गया था। ये कई बार पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है, तो इसको जनांकिकीय संक्रमण कहते हैं। तो एक जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत भी एक आया, जिसे नोटेस्टीन और थॉमसन ने दिया, बाद में क्लार्क महोदय ने उसमें बेकर महोदय ने उसमें जो है संशोधन किया। तो अगला जो है क्वेश्चन, इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में पुरुष और महिला की साक्षरता दर में न्यूनतम अंतर था, तो मेघालय इसमें सही होगा। मिलान प्रमुख रेशमी वस्त्र उद्योग किस देश में है, तो मिलान जो है ये रेशम वस्त्र उद्योग का केंद्र है, ये इटली में स्थित है। अगला है एक 2 सूची दी गई है, एक साइड में द्वीप और सीमा, उस किस सीमा के अंतर्गत है, तो ओजोर्स जो द्वीप है यह फ्रांस के अंतर्गत आता है। बरमूला द्वीप जो है स्पेन के, और केनारी द्वीप जो है ये भी स्पेन के, और रीयूनियन द्वीप जो है ये पुर्तगाल के। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है कुछ गलत हैं, इसमें ये क्वेश्चन जो है डिलीट हो सकता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय कृषि प्रचलित है, तो ये बांग्लादेश में डोकलाम त्रिमुहानी पर स्थित है। तो ये भी एक विवाद भी हुआ था, डोकलाम विवाद, जो भारत और चीन में काफ़ी लंबे टाइम तक चला। तो यह है भारत, भूटान और चीन की त्रिमुहानी पर स्थित है। डोकलाम एक स्थान है, ये सैन्य महत्व का स्थान है। ये पड़ता तो भूटान में है, लेकिन भूटान की जो सुरक्षा की व्यवस्था है, सुरक्षा की जो गारंटी है, यह भारत सरकार के द्वारा ली गई है। तो इसलिए भारतीय सेना डोकलाम में, भारतीय और चीनी सेना जो है काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पर संघर्ष चलता रहा, तो जद्दोजहद चलती रही। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है, तो लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रर्बन मिशन मुख्यतः किसके विकास पर था, तो ए आधारभूत ढांचा पर था। नीति आयोग अनुसरण करता है, संपूर्ण उपागम का करता है। भारत के योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु प्रादेशिकरण का आधार क्या थे, तो वर्षा, तापक्रम और कृषि क्षेत्र इसके आधार थे।
अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रादेशिक योजना भारत में प्रारंभिक प्रयास था? तो भारत में प्रथम जो प्रयास था प्रादेशिक नियोजन का, ये दामोदर घाटी परियोजना था। आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन का मुख्य कारण संसाधन उपयोग का अभाव, ये मुख्य कारण इसका होता है। 2 कूट दिए गए हैं अगले प्रश्न में। हिमालय में एक कथन है, एक तर्क है, हिमालय में विशेष ऊंचाइयों के अंतर्गत विभिन्न वन पेटियां स्थित हैं, ये तो सत्य है। जलवायु विषमताओं के कारण हिमालय में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद निम्न नदियों की लंबाई के अनुसार कौन एक अवरोही क्रम में है? अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में, तो गोदावरी सबसे बड़ी है, इसके बाद कृष्णा, फिर यमुना, फिर कावेरी, इसमें भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कैगा परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है, एक कई बार पूछा जा चुका है अनेक परीक्षाओं में, या कर्नाटक में है ये। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमालयी भ्रंशों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम चुनिए। तो हिमालयी अग्रभ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, इसमें भी ऑप्शन से हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित नदियों में से नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम लगाइए। तो इसमें काली, कोसी, नयार और टोंस होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा भारतीय संघ राज्य में जनसंख्या का घनत्व अधिकतम है? तो ये दमन और दीव, इसमें सही होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, इसमें वर्ल्ड वेदर वॉच WWW कार्यक्रम पूर्व सूचना से संबंधित है, तो यह बाढ़ और सूखा की पूर्व सूचना से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य के भूमि उपयोग प्रतिरूप का प्रदर्शन सर्वोत्तम प्रदर्शन किया जा सकता है, तो ये पाई आरेख के द्वारा या वृत्त आरेख के द्वारा किया जा सकता है। माध्य विचलन न्यूनतम होगा जब विचलनों को मापा जाएगा, माध्य से जब नापा जाएगा तो न्यूनतम होगा। तोरण ओगाइब वक्र रेखा चित्रीय निर्धारण में सहायक है। माध्यिका के तीव्र ढाल को मानचित्र में प्रदर्शित किया जाता है समोच्च रेखाओं की निकटता से। इसके बाद मिलाने के लिए फिर प्रश्न है, इसमें समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप जो है यह वितरण प्रतिरूपों विशेषतः उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय फसलों को दर्शाने के लिए यूज होता है। मार्केटर या नाविकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है, नाविक चार्ट बनाने के लिए। बहुसंख्याकार प्रक्षेप यह सही आकार और सापेक्षित क्षेत्रफल के निर्धारण में उपयोगी होता है। बोन प्रक्षेप यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप अथवा अफ्रीका को दर्शाने के लिए यूज होता है। इसके बाद अगला जो है प्रश्न, निम्न में से कौन एक ध्रुवीय परिक्रमित उपग्रह श्रृंखला का उदाहरण नहीं है? यह इसमें इनसेट सही होगा, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन हवाई छायाचित्र तत्व ऊंची इमारत को चिन्हित करने के लिए अति उपयुक्त होता है? इसमें परछाई, इसमें तीसरा सही है परछाई। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण पट्टी वनस्पत प्रारूप के अध्ययन के लिए उपयुक्त है? इसमें इंफ्रारेड, इसको अवरक्त भी कहते हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। तो ये हम उत्तराखंड PGT भूगोल प्रश्न के 2018 में यह परीक्षा संपन्न हुई थी, इसके प्रश्न पत्र को हमने पूरा देखा है। और अगला जो है, इसके बाद हम अगली वीडियो में आएंगे। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भूगोल का पेपर हुआ था, उस पेपर को लेकर के हम आएंगे आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।